students, hope you will be fine. कल हमने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी किया था और हमने देखा था किस तरीके से ALU और डिफरेंट जो रजिस्टर्स होते हैं, CIR रजिस्टर है, IBR रजिस्टर है, कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। देखिए इनके जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए और जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका बसेस के थ्रू होता है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में जो हमारा वायर्ड कनेक्शन होते हैं इनसाइड द चिप उनको हम बस कहते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर मेजर कंपोनेंट टू द CPU एंड मेमोरी बाय मीन्स ऑफ बसेस। तो ये जो हमारे इंटरकनेक्टेड कनेक्शंस होते हैं चिप पर, जो हमारी सभी कंडक्टर चिप होती है, जो लाइंस होती हैं उनको हम बसेस कहते हैं। अब यहाँ पे 3 तरीके की बसेस आती हैं। एक हमारे पास में डाटा बस है, दूसरी हमारे पास में एड्रेस बस है और तीसरी हमारे पास में क्या है, कंट्रोल बस है। देखिए डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, इन तीनों का वर्क अलग अलग है, तीनों का एरिया ऑफ वर्किंग अलग अलग है। डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस आर बीइंग यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड द पर्पसेस आर शोन बिलो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे डाटा बस का क्या यूज़ है, एड्रेस बस का क्या यूज़ है, कंट्रोल बस का क्या यूज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा बस की। डाटा बस बेसिकली क्या करती है, डाटा को कैरी करती है मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसर के बीच में। इन तीनों के कोऑर्डिनेशन के लिए मेमोरी यूनिट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और जो हमारा प्रोसेसर है, इसके लिए डाटा बस यूज़ की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, एड्रेस बस है। जो हमारी एड्रेस बस है वो एड्रेस को कैरी करती है, जैसे कि इसके नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है एड्रेस। मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में ये एड्रेस को पास करती है। देखिए एक्चुअल डाटा पास नहीं होता है, केवल रेफरेंस पास होता है। एक्चुअल डाटा आपका रजिस्टर में सेव है तो कैलकुलेशंस वहीं पे परफॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होती है, कंट्रोल बस होती है। नाउ स्टूडेंट, जो हमारी कंट्रोल बस है ये कैरी करती है कंट्रोल कमांड्स को CPU से, और जितने भी इसके स्टेटस सिग्नल्स होते हैं किसी एक डिवाइसेस के कंट्रोल करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ये कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है। इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, प्रोसेसर, इन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम जो होता है वो कंट्रोल बस का होता है। देखिए जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं और इन डिजिटल कंप्यूटर्स में जो सिग्नल्स होते हैं एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इंटरनली डिफरेंट वोल्टेजेस पास होते हैं 0 और 1 की फॉर्म में और उनके बेसिस पर ये कंट्रोलिंग की जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आजकल PCs में और इवन सुपर कंप्यूटर्स में भी इसका यूज़ किया जा रहा है। तो आपने देखा जो वॉन न्यूमन ने हमें आर्किटेक्चर दिया था उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थीं। एक हमारे पास में डायरेक्शन कंट्रोलिंग के लिए डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस है। देखिए कभी कभी क्या होता है, वॉन न्यूमन ने एक बॉटलनेक सजेस्ट की थी, क्या कि हो सकता है कि हमारा प्रोसेसर कुछ समय के लिए आइडियल रहे। अब जब हमारा प्रोसेसर आइडियल रहेगा तो सीधी सी बात है उसका थ्रूपुट कम हो जाएगा। थ्रूपुट का बेसिकली मतलब होता है हम कितना मैक्सिमम वर्क प्रोसेसर से ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वॉन न्यूमन ने ये कहा था कि जितनी देर में प्रोसेसर जो है उसने कंट्रोल यूनिट ने सिग्नल दिया कि आपको इस एड्रेस को वहाँ से फैच करना है, उतनी देर में CPU को आप कुछ और वर्क दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, हमारा थ्रूपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। CPU को आइडियल नहीं रहने देना है। तो इट मीन्स ए प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू द वॉन न्यूमन बॉटलनेक, ए प्रोसेसर इज आइडियल फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम व्हाइल मेमोरी इज एक्सेस्ड। मेमोरी जब एक्सेस हो रही है तो कुछ समय के लिए प्रोसेसर खाली बैठ जाता है, उसके पास कुछ वर्क नहीं है करने के लिए। यही वॉन न्यूमन बॉटलनेक कहलाया गया कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए सिस्टम के थ्रूपुट को, CPU की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कहीं कहीं पर रैम का साइज़ बढ़ा दिया गया, कहीं पर प्रोसेसर की स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया गया, डिफरेंट कोर्स लगा दी गई
नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं किसी प्रोग्राम का इंटरेक्शन कैसे होता है हार्डवेयर से। देखिए प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर प्रोग्राम को राइट करता है किसी टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से। हमारे पास में बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं हमारे पास में नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, एडिट 2+ है। तो ये सारे हमारे टेक्स्ट एडिटर्स हैं। इनकी हेल्प से क्या हुआ, प्रोग्राम को लिखा गया, प्रोग्राम कंपाइल हुआ, कंपाइलर ने उसे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर बनाया गया है, असेंबलर इसको क्या करता है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, बाइनरी कोड ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर जो चिप होती है जहाँ पे सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनको रिडायरेक्ट करता है कि आप इसको इस तरीके से इस टास्क को परफॉर्म करिए। सो वी कैन से दैट प्रोग्रामर राइट ए कोड विद द हेल्प ऑफ एनी टेक्स्ट एडिटर यूजिंग लैंग्वेज लाइक सी, C++ एंड जावा। प्रोग्रामर टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से किसी लैंग्वेज का यूज़ करके, चाहे वो C लैंग्वेज हो, वो C++ हो या जावा हो, प्रोग्राम को लिखता है। सेकेंड, ये जो कोड होता है ये कंपाइलर को दिया जाता है, कंपाइलर इस कोड को कन्वर्ट करता है असेंबली कोड में, और जो असेंबली कोड होता है वो वेरी डिपेंड करता है मशीन के हार्डवेयर पर, उसके इंस्ट्रक्शन सेट पर, और इंस्ट्रक्शन सेट बाद में कन्वर्ट होता है 0 और 1 में बाइनरी फॉर्म में। देखिए यहाँ पर लिखा गया है मशीन हार्डवेयर। हमारा जो विंडोज़ है, विंडोज़ का आर्किटेक्चर 8086 है, मैकिन्टोश में अलग इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ हो रहे होते हैं, असेंबली यूज़ हो रही होती है, तो इसके लिए डिफरेंट असेंबलर्स आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया विंडोज़ है, जैसे हमारे पास में 2 लैंग्वेजेस हैं, एक हिंदी लैंग्वेज है, एक इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में 26 लेटर्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से, यानी कि 26 इंस्ट्रक्शन है जिनके कॉम्बिनेशन से इंस्ट्रक्शन सेट बनाया जाएगा। हिंदी की बात करें तो 52 होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से आप कोई सेंटेंस बनाते हो। इसी तरीके से विंडोज़ का अपना इंस्ट्रक्शन सेट है, मैकिन्टोश का अपना इंस्ट्रक्शन सेट है, लिनक्स का अपना इंस्ट्रक्शन सेट है। तो नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए मेन जो है वो हमारा हार्डवेयर चिप है। अब हार्डवेयर चिप को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, तो हमारे पास में वोल्टेजेस होते हैं। 0 और 1 की फॉर्म में जो भी डाटा कन्वर्ट हुआ वो एक सिग्नल को जनरेट करता है, वो एक वोल्टेज को जनरेट करता है ताकि एक रिक्वायर्ड जो हार्डवेयर है वो रन कर सके। तो ये जो हमारा वोल्टेज होता है वो करेक्ट सर्किटरी, इट मीन्स इनसाइड जो चिप है उसके जो भी करेक्ट सर्किट है उसको इनिशिएट कर देता है और पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे हम कह सकते हैं एडिशन परफॉर्म किया, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया। नाउ स्टूडेंट्स जो हमारे ऑपरेंड होते हैं, जो भी ऑपरेशन होता है वो सारा का सारा ऑपरेशन या तो ट्रांजिस्टर में परफॉर्म होगा या फिर फ्लिप फ्लॉप में परफॉर्म होगा। अगर हम ट्रांजिस्टर्स की बात करें तो जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशंस होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स के या गेट्स के। फ्लिप फ्लॉप क्या है, कॉम्बिनेशन है गेट का, और गेट क्या है, कॉम्बिनेशन है ट्रांजिस्टर्स का। गेट आपने स्टडी किए होंगे, हम एंड गेट बनाते हैं, हम और गेट बनाते हैं, हम नॉर गेट बनाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे गेट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास में हार्डवेयर चिप होती है। हार्डवेयर चिप में बहुत सारे सर्किट्स लगे होते हैं जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आपको बताया ALU होती है हमारे पास में। नाउ देखिए कंप्यूटर सिस्टम के पास में रैम होती है जिसका बेसिक वर्क क्या है, डाटा को स्टोर करना, डाटा को टेम्पररी स्टोर करना, कुछ समय के लिए इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करना। और हम हार्डवेयर की बात करें तो उसमें हम डाटा को क्या करते हैं, परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो इसी तरीके से हार्डवेयर के पास में भी डिफरेंट सर्किट्स होते हैं। ये सर्किट बेसिकली क्या हैं, गेट्स हैं। गेट्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं और गेट्स के कॉम्बिनेशंस को हम फ्लिप फ्लॉप कह देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली क्या है वर्क, फीड करना किसी भी सॉफ्टवेयर को कि वो राइट हार्डवेयर इनिशिएट हो। जैसे कि कीबोर्ड है, अगर आप कीबोर्ड प्रेस कर रहे हैं तो कीज़ के थ्रू इंस्ट्रक्शन जो है एक्यूरेट फीड होनी चाहिए। माउस है, माउस से आप क्लिक करते हैं तो जो क्लिकिंग है उससे सही
जो हार्डवेयर चिप है वो इनिशिएट होनी चाहिए। तो जो हार्डवेयर है वो एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी प्रोग्राम को रन करने। इंटरेक्शन होता है प्रोग्राम का किसी भी हार्डवेयर से, वो इस तरीके का होता है। प्रोग्रामर टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से प्रोग्राम लिखता है, प्रोग्राम कंपाइल होता है असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में, और बाइनरी कोड ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशिएट करता है कि वो पर्टिकुलर हार्डवेयर चिप को रन कराए जिसके थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हार्डवेयर प्रोटेक्शन की। देखिए, हमें पता होता है कि जो हमारा हार्डवेयर जैसे प्रोसेसर है, मॉनिटर है, रैम है, ये सब क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो प्रोटेक्शन से बेसिकली हमारा मतलब ये है कि जो भी डेजिग्नेटेड टास्क है वो इस पर्टिकुलर हार्डवेयर के पास में जाना चाहिए। हमारे पास में 3 तरीके के प्रोटेक्शन होते हैं। एक हमारे पास में CPU प्रोटेक्शन है, दूसरा मेमोरी प्रोटेक्शन है, तीसरा इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन है। अगर हम CPU प्रोटेक्शन की बात करें तो देखिए, CPU के लिए जो प्रोसेस एलोकेट होगी वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ऐसा नहीं है कि यूज़र प्रोसेस को एलोकेट कर दे CPU को। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है कि एक क्लॉक बना दी जाती है, एक टाइमर लगा दिया जाता है CPU के लिए, जैसे हम कहते हैं टाइम स्लाइसिंग, और जिसकी हेल्प से जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं रैम के इनसाइड, उन सारी के सारी प्रोसेसेस को CPU का टाइम मिलता है। तो स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट फॉर दिस ए टाइमर विल बी यूज्ड टू गेट ओवर फॉर दिस सिचुएशन। नाउ टाइमर बेसिकली क्या है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम है जो कि एक प्रोसेस को दिया जाता है उस समय के लिए। टाइमर के एग्जीक्यूशन के बाद में एक सिग्नल पास होता है हार्डवेयर के लिए कि इस प्रोसेस को आपको लीव करना है और दूसरी प्रोसेस को आपको क्या अपना टाइम देना है CPU के लिए। नाउ देखिए, ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर एक ही प्रोसेस CPU को होल्ड करके रखेगी तो अदर प्रोसेसेस विल बी इन ए वेटिंग स्टेट, और जो हमारे जितने भी आजकल के सिस्टम आ रहे हैं वो सारे के सारे सिस्टम हमारे क्या हैं आजकल, मल्टीटास्किंग, मल्टी टाइम शेयरिंग है। मल्टीटास्किंग एक साथ में डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करना, एक से ज़्यादा टास्क को अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है तो वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। देखिए, सेकंड है हमारे पास में मेमोरी प्रोटेक्शन। अगर हम मेमोरी प्रोटेक्शन की बात करें तो हमारे पास में रैम के इनसाइड बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। ऐसा ना हो कि जो P1 प्रोसेस है वो P2 की मेमोरी को एक्वायर कर ले और P3 प्रोसेस P2 की मेमोरी को एक्वायर कर ले। तो जितना भी एरिया जिस प्रोसेस के लिए दिया जाता है मेमोरी में, वो प्रोसेस उसी मेमोरी एरिया में वर्क करनी चाहिए। इसके लिए होता क्या है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है बेस रजिस्टर, दूसरा होता है लिमिट रजिस्टर। बेस रजिस्टर स्टार्टिंग इंडेक्स बताता है, लिमिट रजिस्टर साइज ऑफ द प्रोसेस बताता है। तो जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उन सब के लिए बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर को इनिशिएट कर दिया जाता है कि आपका बेस, फॉर एग्जांपल मेरे पास में P1 प्रोसेस आई, P1 को मैंने बेस दे दिया 2021, दैट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, और इसका जो साइज है वो दे दिया 40। इट मीन्स जो नेक्स्ट एड्रेस होगा डेट विल बी 2061। सो स्टूडेंट्स, मैंने प्रोसेस वांट टू एक्सेस द मेमोरी, जब भी प्रोसेस मेमोरी को एक्सेस करना चाहेगी ये चेक किया जाएगा क्या ये किसी दूसरी मेमोरी की, दूसरी प्रोसेस के मेमोरी को एक्सेस तो नहीं कर रही है। इसके लिए बेस और लिमिट रजिस्टर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन। देखिए, इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कैसे कि जो प्रोसेस टर्मिनेट होगी, टर्मिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट किसी दूसरी प्रोसेस के द्वारा ना किया जाए, इनपुट आउटपुट का एलोकेशन किसी दूसरी प्रोसेस के द्वारा ना किया जाए, और प्रायोरिटी जो है किसी पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट की वो यूजर डिफाइन ना करे। इसके लिए ये सारा का सारा वर्क आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विल टेक केयर ऑफ ऑल द इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन, मेमोरी प्रोटेक्शन एंड CPU एलोकेशन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।